नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसे मैंने कल बताया था दोस्तों भारतीय द्वीप के बारे में, भारतीय द्वीपीय क्षेत्र के बारे में, उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं। कल मैंने बताया था कि ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में हम बता रहे थे। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी छोर पर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी छोर पर ग्रेट बैरियर रीफ है। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया हमारा है, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी छोर पर जो है यहाँ क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। इसके बारे में हम कल बता रहे थे। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ग्रेट डिवाइनिंग रेंज पूछे या चाहे ग्रेट बैरियर रीफ पूछे, ये कहां पर है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। और ऐसे क्षेत्र हमेशा जो है, जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये कोरल द्वीप, ये प्रवाल द्वीप है। क्या प्रवाल द्वीप है? मूंगा के बारे में मैंने आपको बताया ही था। एक ऐसा द्वीप प्रवाल द्वीप है। कैसा द्वीप है ये? प्रवाल द्वीप है। और ये ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है बताइए? ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है सिडनी। कौन सा? सिडनी। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का। पूछ लिया था 4 बड़े शहर का नाम बताइए ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया का एक तो सिडनी हो गया, मेलबर्न हो गया, और कैनबरा हो गया, और पर्थ हो गया। 4 बड़े शहर है। कौन? सिडनी, मेलबर्न, पर्थ और कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी छोर पे, ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी छोर पे एक द्वीप है, एक द्वीपों की श्रृंखला है। ठीक है। उसे कहते हैं प्रवाल भित्ति। ठीक है। प्रवाल भित्ति है कहां पर? ग्रेट बैरियर रीफ जिसे कहा जाता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी छोर पे। तो हम कल बता रहे थे इसके बारे में। अब जो है, अच्छा हाँ, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती। लक्षद्वीप कितने द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है? तो 36 द्वीपों से। यहाँ पे लक्षद्वीप नहीं है, लक्षद्वीप जो है 36 द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। 36 द्वीपों से मिलकर के लक्षद्वीप बना हुआ है। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एनरोट। कौन सा? एनरोट। इसे लिख देते हैं ऐसे ही, एनरोट। एनरोट द्वीप जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एनरोट द्वीप। कौन सा? एनरोट। और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री चैनल है? मतलब कितने डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय आपस में अलग होते हैं? कितने डिग्री चैनल से? तो 9 डिग्री चैनल से। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को पृथक करता है। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। भाई ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के नीचे क्या है? मिनिकॉय, मिनिकॉय के नीचे मालदीव। तो हम जानते हैं चैनल, चैनल किसे कहते हैं? भाई अगर 8 डिग्री चैनल है तो चैनल किसे कहेंगे हम? चैनल दो द्वीपों के बीच में सकरा समुद्र, दो द्वीपों के बीच में जो सक्रिय समुद्री जलराशि होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्या? द्वीप। सॉरी, उसे कहते हैं चैनल। क्या? चैनल। दो द्वीपों के बीच में जो सक्रिय समुद्री जलराशि होती है उसे क्या कहते हैं? चैनल। तो ये मालदीव है, निचला हिस्सा क्या है? ये मालदीव है। जैसे ये मालदीव है, सबसे नीचे क्या है? ये मालदीव है। और उसके ऊपर क्या है? मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव, मालदीव के ऊपर मिनिकॉय, मिनिकॉय के ऊपर लक्षद्वीप। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को पृथक करता है, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। 10 डिग्री चैनल मैंने बताया ही था। तो ये है, हम थोड़ा सा नीचे बना सकते हैं लेकिन दिखेगा नहीं वो, इसलिए हल्का सा ऊपर बना दे रहे हैं। ये स्थिति और नीचे है। ये अंडमान निकोबार के बारे में बता रहे थे हम कि ये नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, ये कार निकोबार और ये ग्रेट निकोबार। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, ये लिटिल अंडमान, ये कार निकोबार और ये ग्रेट निकोबार। इसके बारे में हम बताए थे उस दिन, अगली इसकी पिछली वाली वीडियो मैंने बताया था कि ये अंडमान निकोबार क्षेत्र है। ये जो है, अच्छा, भारत को जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है ग्रेट निकोबार, भारत का भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को ही हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट। हिंदी में लिख लीजिए पिग्मेलियन ऐसे। क्या? इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं ना। ये चाहे इंदिरा पॉइंट कहिए चाहे पिग्मेलियन पॉइंट कहो, ठीक है। तो ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का, जिसकी अवस्थिति 6 डिग्री 4 मिनट पे। किस पे है? 6 डिग्री 4 मिनट पे। भारत की मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। भारत की मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, जिसे केप कोमोरिन भी कहा जाता है। जिसे केप कोमोरिन भी कहा जाता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहां पर है? कन्याकुमारी में। कहां पे? मुख्य भूमिका। लेकिन अगर द्वीपों समेत बात की जाए तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार के पास, निकोबार क्षेत्र में। कहा?
निकोबार क्षेत्र में इंदिरा पॉइंट है, इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। इसकी अवस्थिति कहां पर है? तो ग्रेट निकोबार में। इंदिरा पॉइंट कौन से बिंदु पर, कौन से द्वीप पर है? तो ग्रेट निकोबार पर। अंडमान निकोबार में कहां पर? अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार पे। यहां लिख लीजिए, थोड़ा सा लिखते जरूर रहिएगा, जितना बोल रहे हैं उतना समझते चलिए और लिखते चलिए। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में अवस्थित है, ये मैंने कल बताया था, ठीक है। और हाँ, हमें पता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? सैडल पीक। क्या? सैडल पीक। सैडल पीक जो है ये कहां पे है? सैडल पीक जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, ये नॉर्थ अंडमान में, कहा? नॉर्थ अंडमान में है, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है, क्या राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर। क्या? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर कहां पर है? तो ये साउथ अंडमान में। कहां पे? दक्षिणी अंडमान में। कहा? दक्षिणी अंडमान में, ठीक है। ये सबसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मिडिल अंडमान, मध्य अंडमान, सबसे बड़ा द्वीप। अंडमान निकोबार क्षेत्र में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान। कौन सा? मध्य अंडमान या मिडिल अंडमान, ठीक है। ये हो गया। और हम जानते हैं 8 डिग्री चैनल लिख दिए पीछे, बताया है अभी थोड़ी देर पहले। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकाय से, 9 डिग्री चैनल मिनिकाय को लक्षद्वीप से, और 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से। लिटिल अंडमान को कार निकोबार से पृथक करता है कौन? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान को कार निकोबार से। ये लिटिल अंडमान हो गया, ये कार निकोबार हो गया। CN लिखा मैंने, मतलब कार निकोबार। 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान को कार निकोबार से पृथक करता है। भारत जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसे हम कहते हैं क्या? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहें या इसे हम पिग्मेलियन पॉइंट कहें, वो कहां पर है? तो ग्रेट निकोबार में ही है। और ये कि इसकी अवस्थिति 6 डिग्री 4 मिनट। क्या इसकी अवस्थिति है? 6 डिग्री 4 मिनट। और अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम मरकत द्वीप भी कहते हैं। क्या? मरकत द्वीप किसे कहा जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप को ही हम मरकत द्वीप भी कहते हैं। शायद ना दिख रहा हो ढंग से, थोड़ा सा फोकस करिएगा आप लोग। सैडल पीक के बारे में सुनते रहेंगे तो बहुत ही यूजफुल है आप लोगों के लिए जानने, बहुत उपयोगी है। पर जो प्रतियोगी परीक्षा है उनके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है, और समझ भी जाइए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो है, अच्छा, हम चैनल के बारे में बाद में बताएंगे, पहले थोड़ा सा देख लीजिए। इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। मरकत द्वीप किसे कहते हैं? यहाँ लिख लीजिएगा, मरकत द्वीप। मरकत द्वीप को ही कई बार पूछा गया, पर मरकत द्वीप को ही हम अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं, ठीक है, ठीक। और सबसे बड़ा द्वीप नदी द्वीप समूह कौन सा? तो माजुली द्वीप समूह। क्या? सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह कौन सा? माजुली। सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह कौन सा है? माजुली नदी द्वीप समूह। असम में, अरुणाचल प्रदेश, असम में है, ठीक है। माजुली नदी द्वीप, ठीक है। ये मैंने कल बताया था, फिलहाल एक बार और रिकॉल करके दे रहे हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। सबसे छोटा कौन सा है? तो उमानंदा नदी द्वीप। उमानंदा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। माजुली सबसे बड़ा है और उमानंदा सबसे छोटा नदी द्वीप है, ठीक है, नदी द्वीप है। ये सब समंदर में है, ठीक है। तो अच्छा, ये हो गया। अब हम बताना क्या चाह, हाँ, आज का टॉपिक है भारत की समुद्री सीमा। क्या? भारत की समुद्री सीमा। क्या? भारत की समुद्री सीमा। भारत की समुद्री सीमा के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे आप लोगों को। भारत की, अच्छा, हर एक देश का अपने, जैसे ये भारत हिंद महासागर के आसपास का एक देश है। कौन सा? भारत जो है हिंद महासागर का ही तो देश है। भारत के नजदीक हिंद महासागर है। तो आप लोग को ये बताना है कि हिंद महासागर, ऐसे कौन कौन से देश हैं जो हिंद महासागर में अपनी तटरेखा बनाते हैं, ठीक है। ऐसे कौन कौन से देश हैं जो हिंद महासागर में है, ठीक है। उन देशों के नाम बताइएगा। और सबसे लंबी तटरेखा वाला, हिंद महासागर में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है, वो आपको बताना है। अच्छा, ठीक है। हिंद महासागर में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है, तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। और कौन कौन से देश हैं जो हिंद महासागर में आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हिंद महासागर की पूर्व में
कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। हिंद महासागरीय क्षेत्र नीचे कौन सा है? नीचे वाला क्षेत्र हिंद महासागर का जो क्षेत्र है। तो हिंद महासागर के पूर्वी छोर पर, हिंद महासागर के पूर्वी छोर पे कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। हिंद महासागर के पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप। हिंद महासागर के उत्तर में एशिया महाद्वीप। ठीक है। हिंद महासागर के पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नोट करते चलिएगा, बहुत जरूरी है। हिंद महासागर के पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, हिंद महासागर के पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप, हिंद महासागर के उत्तर में एशिया महाद्वीप। हिंद महासागर के पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, हिंद महासागर के पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप और हिंद महासागर के उत्तर में एशिया महाद्वीप। ठीक है। तो ये हिंद महासागर की विशेषता। अच्छा, तो अच्छा, हर एक देश की, जैसे हर कोई भी देश हो, जैसे अगर समुद्र है, जिस देश के आसपास अगर समुद्र है या फिर तट है, जिस देश के पास तट है, तो समुद्री कुछ अधिकार भी होते हैं। ठीक है। जैसे कि अपनी भूमि पर अधिकार हर एक देश का होता है, उस प्रकार समुद्र में भी अगर आसपास अगर बॉर्डर पे समुद्र है तो उसमें भी उसके कुछ अधिकार होंगे। ठीक है, हर देश का। तो इसके लिए जो है संधि हुई सन 1982 में, 1982 में, सन 1982 में एक अंक्लोज समझौता हुआ। क्या? अंक्लोज समझौता हुआ 1982 में। अंक्लोज का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन, इसका फुल फॉर्म जरूर लिख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी 1982। मतलब समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि। तो हिंदी में लिख लीजिए, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि 1982। ठीक है। ये समझौता 1982 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र जो कन्वेंशन, देखो क्या लिखा हुआ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि। समुद्री कानून जो है, जो समुद्र से संबंधित जो कानून है, उन पर एक संधि हुई 1982 में। इसी में बताया गया कि हर देश का अधिकार कितना होगा और निर्धारण इसका कैसे किया जाएगा कि समंदर में हमारा कितना अधिकार है, कि कौन से देश का कितना अधिकार है। ठीक है। तो अच्छा, तो इसके तहत ही बताया गया हमें कि अच्छा, एक चीज और है, संयुक्त राष्ट्र को देख करके हमें एक चीज और याद आ गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस सन में हुई थी? बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। ठीक है। इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं कुल? तो 193 सदस्य हैं। 193rd सदस्य कौन सा है? 193वां सदस्य है दक्षिणी सूडान। कौन सा? दक्षिणी सूडान जो देश है, ये 193वां सदस्य है। 193rd कंट्री है इसमें, और 193वां देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये न्यूयॉर्क। कहाँ? न्यूयॉर्क, अमेरिका। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुतरेस। कौन? एंटोनियो गुतरेस। ठीक है। इसको थोड़ा सा याद आ गया तो बता दिया इसके बारे में, मार्ग से विचलित ना हुआ जाए, थोड़ा सा इसको नोट कर ले। यूएनओ की स्थापना 1945 में। 193 देश है कुल, और दक्षिणी सूडान इसका आखिरी देश है, और एंटोनियो गुतरेस इसके अध्यक्ष है। ठीक है। 193वां देश कौन सा? दक्षिणी सूडान। ठीक। तो हम बता रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि सन 1982 में हुई। इसके आधार पर यह बताया गया कि हर देश का अधिकार कितना कितना है समुद्र में, कितना अधिकार होगा समुद्र में, कहां पर क्या क्या कर सकता है। ये अधिकार जो है हर देश को दिए गए हैं जिनकी सीमाएं समंदर से लगती हैं। ठीक है। तो भारत का जो दक्षिणतम क्षेत्र है, भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो भारत का है, ये भी समुद्र से लग रहा है, समुद्र से टच हो रहा है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि भारत के भी कुछ समुद्र में अधिकार होंगे, भारत का भी कुछ क्षेत्र समुद्र में ही होगा, निश्चित है ना। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो हमारे तट हैं, ये तट सीधा एक रेखा में नहीं है। तट जो है भाई, समुद्र किनारा है तो तमाम सारी नदियां आकर के समुद्र में मिलती हैं, तो जाहिर सी बात है कि तट जो है कट फट जाएगा, है ना। कट जो है कटा छटा हुआ, ऐसे ऐसे तट है। ठीक है। ये तट कैसे? समुद्र किनारे ऐसे, है ना। तो इन
तटों को मेंटेन, भाई यहां से हम नाप नहीं देंगे कि यहाँ से इतना हो गया 12 नॉटिकल मील, है ना, इतनी दूरी में ये सीमा, इतनी दूरी में ये सीमा है। तो इसके लिए हमें क्या किया गया, इसके लिए जो है कटे फटे जो तट हैं, ऐसे तट हैं, इन तटों को मिलाने वाली एक रेखा, इसे कहते हैं आधार रेखा। क्या? इन कटे फटे तटों को मिलाने वाली एक रेखा है जिसे हम कहते हैं क्या? आधार रेखा। क्या? आधार रेखा। कटे फटे तटों को मिलाने वाली एक रेखा जिसे हम कहते हैं आधार रेखा। आधार रेखा से ही इसकी सीमा का निर्धारण किया गया है। कैसे? अच्छा, एक चीज और है कि ये जो कानून बना, इसके तहत जो है 3 प्रकार की सीमाओं का निर्धारण हुआ। पहला है प्रादेशिक समुद्री सीमा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला है प्रादेशिक समुद्री सीमा, दूसरा है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। तीसरा कौन सा है? तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। कौन सा? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, तो एक हो गया प्रादेशिक समुद्री सीमा, एक दूसरा हो गया अविच्छिन्न मंडल और तीसरा हो गया अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो कटे फटे तटों को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं आधार रेखा। कटे फटे तटों को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? ये आधार रेखा। ये क्या है? आधार रेखा। तो तट और आधार रेखा के बीच में जो जल है, यहाँ जल ही तो है, यहाँ जल ही तो है। ये जल, जो बीच में जल होगा इसे कहेंगे आंतरिक जल। कौन सा जल? कटे फटे तटों के बीच में, कटे फटे तट और आधार रेखा के बीच में जो जल स्थित है इसे हम कहेंगे आंतरिक जल। कौन सा जल? आंतरिक जल। कटे फटे तटों के बीच, कटे फटे तट और आधार रेखा के बीच में जो जल स्थित है उसे हम कहेंगे क्या? उसे हम कहेंगे आंतरिक जल, इंटरनल वाटर। ठीक है, तो पहला आता है प्रादेशिक समुद्री सीमा। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा कहां से कहां तक है? तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। ठीक है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक जो है ये भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा है। 1 नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं बताइए? तो 1 नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर, मतलब 1.8 समथिंग किलोमीटर। ठीक है, 1 नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर अबाउट होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की जो दूरी है यह क्षेत्र कहलाएगा प्रादेशिक समुद्री सीमा का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? प्रादेशिक समुद्री सीमा का क्षेत्र कहलाएगा। कौन सा? ये क्षेत्र कहलाएगा प्रादेशिक समुद्री सीमा, ये 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है। अच्छा, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील के बीच का जो क्षेत्र है ये प्रादेशिक समुद्री सीमा का क्षेत्र है और इसमें भारत को वही अधिकार प्राप्त है जो भारत को अपनी मुख्य भूमि पे जो अधिकार प्राप्त है, जो भारत को अपनी मुख्य भूमि पे अधिकार प्राप्त है, वही अधिकार जो है भारत को प्रादेशिक समुद्री सीमा में भी प्राप्त है। जो कानून नियम भारत अपनी मुख्य भूमि के लिए बना सकता है वही नियम कानून भारत अपनी प्रादेशिक समुद्री सीमा में भी बना सकता है। ठीक है, तो मतलब इसका ये हुआ कि 12 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक क्या होता है? प्रादेशिक समुद्री सीमा। अब सेकंड है अविच्छिन्न मंडल। क्या? सेकंड है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी पर, आधार रेखा से 24 नॉटिकल, यहां पहला ये हो गया, सेकंड ये, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, यहां से यहां तक 24 नॉटिकल मील तक, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी तक कौन सा क्षेत्र है? तो अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी तक क्या कहलाएगा? संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल। 24 नॉटिकल मील तक, 1 नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर। तो हम ये देखेंगे कि अविच्छिन्न मंडल की क्या विशेषता है। तो अविच्छिन्न मंडल की यह विशेषता है कि इसमें सीमा शुल्क वसूली का अधिकार है। क्या? इसमें जो है अविच्छिन्न मंडल का हम बता रहे हैं, अविच्छिन्न मंडल की विशेषता ये है कि इस क्षेत्र में सीमा शुल्क वसूली का अधिकार, सीमा शुल्क वसूली का अधिकार, वसूली का अधिकार है किसमें? अविच्छिन्न मंडल में। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि इसमें
साफ सफाई का अधिकार है यहीं तक। साफ सफाई, अगर समुद्र की साफ सफाई होती है तो यहीं तक, है ना। साफ सफाई का अधिकार हो गया। और तीसरा क्या है, वित्तीय अधिकार। वित्तीय अधिकार, तो सीमा शुल्क वसूली का अधिकार मतलब कि अगर कोई जहाज है, कोई जहाज अगर अफ्रीका से आ रहा है, कोई जहाज अगर अफ्रीका से आ रहा है, उस जहाज अगर हमारी हमारी जो है अविच्छिन्न मंडल सीमा के अंदर, संलग्न क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता है, कोई जहाज यहां तक आया, फिर जहाज अंदर चला आया, तो अगर जहाज हमारा अविच्छिन्न मंडल सीमा क्षेत्र के अगर अंदर आ जाएगा तो हम उससे सीमा शुल्क की वसूली कर सकते हैं। तब उससे हम उस पर कराधिरोपण कर सकते हैं, उस पर कर लगा सकते हैं। कहा, जब कोई जहाज हमारे संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल के क्षेत्र में आ जाएगा, मतलब आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील के दायरे में अगर कोई जहाज आ जाएगा, तब उससे हम कर की वसूली कर सकते हैं। अच्छा, साफ सफाई का अधिकार भी यही है, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी में हम साफ सफाई कर सकते हैं समुद्र की। वित्तीय अधिकार मतलब कारोबार करने का अधिकार भी कहां तक है, केवल तो 24 नॉटिकल मील तक, 24 नॉटिकल मील तक। अगर कोई जहाज आकर के यहीं बाहर से ही लौट गया, करीब में आकर के 24 नॉटिकल मील के अंदर एंट्री नहीं किया, संलग्न क्षेत्र में नहीं गया, तो कर आरोपित नहीं होगा, ठीक है, शुल्क नहीं देना होगा उसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अविच्छिन्न मंडल। क्या, ये हो गया हमारा अविच्छिन्न मंडल। और वित्तीय अधिकार मतलब कारोबार फैलाने का अधिकार जो है इसी क्षेत्र के अंतर्गत है, बस, ठीक। तो 3 चीजें लिख रही, सीमा शुल्क वसूली का अधिकार, साफ सफाई का अधिकार और वित्तीय अधिकार, किसमें आते हैं, ये अविच्छिन्न मंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तीसरा क्या है, तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या, एक्सक्लूसिव जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हिंदी में लिखेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक जो क्षेत्र हैं, ये वाले आधार रेखा से जो 200 नॉटिकल मील तक की दूरी के क्षेत्र हैं, इसे हम कहेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी पर जो क्षेत्र है, क्या कहेंगे, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसमें क्या विशेषता इसकी है, तो इसकी विशेषता यह है कि हम यहां नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, नए नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है, नए नए द्वीप। हो सकता है आने वाले समय में जनसंख्या ना बचे, हो सकता है आने वाले समय में जनसंख्या इतनी बढ़ जाए कि भूमि ना बचे रहने के लिए, जो भारतीय भूखंड है, जो भारतीय उपमहाद्वीप, हो सकता है एकदम पूरी तरीके से फुल हो जाए 50, 60, 100, 150, 200 सालों बाद। हो सकता है इतनी आबादी हो जाए कि जमीन रहने के लिए बचे ही नहीं। तो भारत क्या कर सकता है, भारत अपने 200 नॉटिकल मील वाले दायरे में जाकर के नए नए द्वीपों को बसा सकता है। नए द्वीपों को बसाने के बाद उन पर लोगों को जीविका चलाने के लिए लोगों को यहाँ सेटल भी कर सकता है, ठीक है, उनको यहाँ सेटअप भी कर सकता है रहने के लिए। उस समय अब तो देख लीजिए कि लोग यहाँ चंद्रयान भेजने, चंद्रमा पर जीवन ढूंढते हैं, मंगल ग्रह पर जाने के लिए जीवन ढूंढ रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे यहाँ एक मिशन चालू हुआ था, चंद्रयान 3। तो उसके विषय में जो भी आपको जानकारी है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। जैसे कि लैंडर का क्या नाम था, रोवर का क्या नाम था, रोवर का वजन कितना था, है ना, और पूरे यान का वजन कितना था, और कितने दिन में पहुंचा ये, और भारतीय अंतरिक्ष दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो ये इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा दिमाग में क्वेरी करेंगे, उतना ही आपके लिए आसानी रहेगी पढ़ने के लिए, चीजों को खोजने के लिए, याद करने के लिए, ठीक है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा। अच्छा, नए नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में हम नए नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान भी कर सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान भी स्थापित कर सकते हैं, है ना। जैसे परमाणु बम परीक्षण करना हुआ तो इसमें हम कर सकते हैं, परमाणु बम परीक्षण जो है इस क्षेत्र में कर सकते हैं ना। परमाणु बम परीक्षण जो है इस 200 नॉटिकल मील वाले दायरे में हम कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है कि
समुद्री संसाधनों का दोहन भी कर सकते हैं। तीसरा क्या है, जब परमाणु बम परीक्षण करना हो तो 200 नॉटिकल मील तक कर सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान भी स्थापित कर सकते हैं। और ये जो है हमने तीसरा क्या बताया, तीसरा मैंने बताया कि वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया, और तीसरा क्या हुआ, तीसरा हुआ सिर्फ समुद्री संसाधनों का दोहन भी कर सकते हैं। समुद्री संसाधनों का दोहन, समुद्री संसाधनों का दोहन भी कर सकते हैं। कहां से, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी पर, यहां तक जो है हम, ये भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम समुद्री संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। समुद्र जो है बहुत बड़े बड़े संसाधनों के क्षेत्र हैं। समुद्र से वो चीजें मिलती है जो हमें कहीं नहीं मिलेंगी। कहाँ, सिर्फ भारत को जो पेट्रोलियम है, भारत को जो 65% पेट्रोलियम है, जो भारत का 65% पेट्रोलियम उत्पादन है, वह बॉम्बे हाई क्षेत्र से ही होता है। बॉम्बे हाई क्षेत्र कहां पर है, तो मुंबई से पश्चिम इधर, ठीक है, यहाँ क्या है, बॉम्बे हाई क्षेत्र, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, भारत का 65% पेट्रोलियम उत्पादन जो क्षेत्र है, भारत का 65% जो पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है, बॉम्बे हाई से ही होता है। भारत का 65% पेट्रोलियम उत्पादन कहां से, बॉम्बे हाई क्षेत्र से ही होता है। बॉम्बे हाई क्षेत्र यहां कहीं है, यहां समुद्र के पास, ठीक है, मुंबई के ठीक पश्चिम में, यहां, ठीक है। तो क्या हुआ, तो जो कीमती चीजें हैं, जो वेरी यूजफुल चीजें हैं, वो जो बहुत ही कीमती चीजें हैं, अब पेट्रोलियम के बिना हमारा काम चल सकता है, नहीं चल सकता है। तो जो कीमती चीजें हैं वो समंदर में ही पाई जाती है, ठीक है। तो बॉम्बे हाई जो क्षेत्र है यहीं पे है, यहां से भारत का 65% पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, ठीक है। कहां से, बॉम्बे हाई से। अच्छा, नेचुरल गैस भी खूब यहाँ पाई जाती है, ठीक है, नेचुरल गैस वगैरह हो गई, तो इसके लिए भी फेमस है ये बॉम्बे हाई क्षेत्र, ठीक है। तो जो कीमती चीज, जैसे कि अभी मूंगा चट्टाने जो होती है, बहुत कीमती चट्टाने हैं। मूंगा की अंगूठी लोग पहनते हैं। मूंगा के बारे में बताते हैं कि मूंगा अंगूठी पहनने से, मूंगे की अंगूठी पहनने से बॉडी में शक्ति, एक नई ऊर्जा संचरित होने लगती है। तो ऐसा मानना है लोगों को, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताते हैं। तो मूंगा भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मूंगा जो है, अभी बताया था, क्या बताया था, लक्षद्वीप पढ़ा रहे थे, तो लक्षद्वीप पूरा द्वीप किससे बना हुआ था, तो मूंगा चट्टानों से ही, प्रवाल द्वीप है ना। तो मूंगा जो है ये समंदर में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि भारत में जितना मुख्य भूमि नहीं यूजफुल है, उससे कहीं ज्यादा जो है समुद्र हमारे लिए वेरी यूजफुल है, ठीक है। तो समुद्री संसाधनों का दोहन हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र में कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, इनको एक बार पढ़िएगा ढंग से, और ना समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिएगा, ठीक है। खुद से किताब से ही पढ़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, तो जानकारी बनी रहेगी। अब आर्थिक क्षेत्र है ये, अनन्य आर्थिक क्षेत्र है ये 200 नॉटिकल मील, कहां से, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक क्या होता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। अच्छा, ये तो खैर सही है। अब दूसरा क्या है, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा खाड़ी के बारे में देख लेते हैं, खाड़ियों के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, खाड़ी किसे कहते हैं। और खाड़ी जो है, खाड़ी किसे कहते हैं, चैनल किसे कहते हैं, और यहां लिख देते हैं, यहां लिख दे थोड़ा सा, खाड़ी, चैनल और जलसंधि। जलसंधि किसे कहते हैं, ठीक है। तो खाड़ी किसे कहते हैं, खाड़ी क्या कहते हैं कि जो समुद्री जल राशि है, एक समुद्री जल राशि जो भूखंडों से अधिकांशतः घिरी हुई हो, या फिर तीन तरफ से भूखंड से घिरी हो, एक ऐसी जल राशि, समंदर ही तो है ये भी समंदर ही, यहाँ जो है पानी यहां तक चला गया इसका ना। तो एक ऐसी जल राशि जो तीन तरफ से या फिर अधिकांशतः भूभाग से घिरी हुई हो, मतलब जमीन से घिरी हुई हो, है ना, उसे क्या कहेंगे हम, खाड़ी। क्या बोलेंगे, खाड़ी। तो ये गुजरात का जिला है कच्छ, गुजरात का जिला है कच्छ, उसी कच्छ के नाम पर इस खाड़ी का क्या नाम पड़ा, कच्छ। क्या, कच्छ की खाड़ी, क्या, खाड़ी, समंदर का पानी है ना, ये यहां चला गया, ये यहां तक घुस गया ना पानी, तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, खाड़ी। क्या, ये कच्छ की खाड़ी, क्या है ये, कच्छ की खाड़ी, जो तीन तरफ से, इधर से भी घिरा हुआ है, इधर से भी घिरा हुआ, इधर से भी घिरा, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा, खाड़ी कहलाएगा। गुजरात के दक्षिण में भी एक जिला है, इसे कहेंगे खंभात क्षेत्र है। गुजरात दक्षिण में एक क्षेत्र है, इसे कहेंगे खंभात। अच्छा, गुजरात में एक क्षेत्र है जामनगर, आप बताइएगा, गुजरात का एक क्षेत्र है जामनगर,
जामनगर किस लिए फेमस है, क्या चीज वहां की फेमस है, ऑयल रिफाइनरी फेमस है कि नहीं वहां की, ये बताइएगा हमें। और जामनगर से वर्तमान विधायक कौन है ये बताइएगा, एमएलए कौन है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, गुजरात हम बताए, गुजरात में एक क्षेत्र है, एक नगर है खंभात। गुजरात में एक नगर है खंभात, इसी खंभात के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, खंभात की खाड़ी। क्या, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी गुजरात का एक क्षेत्र है। ये पानी जैसे है, ये समंदर है, तो ये पानी यहां तक चला गया है ऐसे करके, तो पानी यहां तक चला गया है, तीन तरफ से जल से भूभाग से घिरा हुआ है। समुद्री जलराशि जो तीन तरफ से भूभाग से घिरी हुई हो उसे कहेंगे क्या, खाड़ी। क्या, ये क्षेत्र इससे इधर ये घिरा हुआ, इधर ये घिरा हुआ, इधर ये घिरा हुआ है, तीन ओर जल से घिरा हुआ है, मतलब ये क्या कहला है कि खाड़ी। क्या, खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी, खंभात की खाड़ी। क्या, गल्फ ऑफ खंभात, खंभात की खाड़ी, ठीक है, ये खंभात की खाड़ी हो गई। वेरी गुड। अब हम बताना चाहेंगे इसके विषय में, खाड़ी समझ में आ गया ना, ऐसे ऐसे ही बे ऑफ बंगाल है, ऐसे ही बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी। बंगाल खाड़ी कैसे तीन तरफ से घिरी हुई है, तो बंगाल की खाड़ी में बीओबी लिखे दे रहे हैं इसे, ये क्षेत्र जो है यहाँ बीओबी लिख देते हैं समझने के लिए। बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी। तो ये इसके पश्चिम में क्या है, इसके पश्चिम में है भारत, बंगाल की खाड़ी के पश्चिम में क्या है, भारत है। बंगाल की खाड़ी की पूर्व में क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया है, और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में क्या है, तो इंडोनेशिया है। बंगाल की खाड़ी के पश्चिम में एशिया है, बंगाल की खाड़ी के पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया है, और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में क्या है, तो इंडोनेशिया है। ठीक, तो मतलब ये तीन तरफ से भूभाग से घिरा हुआ है, इसका मतलब क्या कि ये भी खाड़ी हुई। क्या, ये भी खाड़ी हुई। और एक चीज, एक प्रश्न और दिमाग में उत्पन्न होता है कि बंगाल, इसे बे ऑफ बंगाल, इसे गल्फ क्यों कहते हैं, जबकि हर हिंदी में दोनों खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, तो इसे बे क्यों कहते हैं, इसे गल्फ क्यों कहते हैं। गल्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये छोटी जलराशि है और छोटा भूभाग घिरा हुआ है। ये क्षेत्र बहुत विशाल है और बहुत बड़े बड़े भूखंडों से घिरा हुआ है, तो ये कहलाएगा बे इसलिए, और इसलिए कहलाएगी गल्फ। ठीक है, तो गल्फ और बे में ये अंतर है, जो बड़ी जलराशि है, बड़े भूभागों से घिरा हुआ है, इसलिए वह बे कहला रहा है, और जो छोटी जलसंधि छोटे भूभागों से घिरा हुआ है, इसलिए ये गल्फ कहलाया जा रहा है, गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंभात। ठीक है, तो ये हो गया गल्फ के बारे में, है ना। इंडोनेशिया किस लिए प्रसिद्ध है बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इंडोनेशिया किस लिए प्रसिद्ध है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या, जकार्ता। क्या, जकार्ता, जावा, सुमात्रा और कई सारे द्वीप हैं उस पर। ठीक है, इसके बारे में जो भी आपको जानकारी हो जावा सुमात्रा के द्वीपों के बारे में तो जरूर बताइएगा। ठीक है, और ठीक है, जल संधि किसे कहते हैं, चैनल किसे कहते हैं, चैनल कहते हैं, अभी मैंने इससे पहले बताया, स्टार्टिंग में ही बताया कि दो द्वीपों के बीच में जो सकरा समुद्री जलीय क्षेत्र होता है, दो द्वीपों को मिलाने वाला, दो द्वीपों को जोड़ने वाली सकरी समुद्री जलराशि द्वीप चैनल कहलाती है। दो द्वीपों को जोड़ने वाली, जैसे ये, जैसे अभी नीचे नहीं बनाएंगे, ऊपर ही बनाया दे रहा है थोड़ा सा, ये हो गया, ये तो ये द्वीप है, ये लिटिल अंडमान है और ये कार निकोबार है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को मिलाने वाली जो सकरी समुद्री जलराशि है, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाती है चैनल। ये चैनल कहलाया जाएगा, ये 10 डिग्री चैनल है, ये 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में है। यहीं पे एक क्षेत्र है, एक द्वीप है, इसे कहते हैं कोको द्वीप। कौन सा द्वीप है, ये म्यांमार के अंतर्गत आता है, म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में आता है कोको द्वीप। कोको द्वीप जो है ये म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में आता है, और यह द्वीप जो है कोको द्वीप और भारत का अंडमान द्वीप, कोको द्वीप और भारत का जो अंडमान द्वीप है, इन दोनों के मध्य एक चैनल है। कोको द्वीप म्यांमार का है, इस पे म्यांमार का आधिपत्य है। ठीक है, ये म्यांमार का क्षेत्र है और ये भारत का अंडमान है। तो म्यांमार का क्षेत्र, म्यांमार का एक द्वीप है कोको और भारत का अंडमान, अंडमान और कोको द्वीप के बीच में कौन सा चैनल है भाई, दो द्वीपों को मिलाने वाली सकरी समुद्री जलराशि कहलाएगी चैनल। तो ये कोको चैनल, कौन सा चैनल है, कोको चैनल, कौन सा, कोको चैनल, कोको द्वीप और अंडमान के बीच में एक चैनल, उसे कहेंगे क्या, कोको चैनल। क्या, कोको चैनल। इसी प्रकार से 10 डिग्री चैनल बता ही दिया। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, यहाँ नीचे मैंने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं, 36। लक्षद्वीप की भाषा क्या है, तो मलयालम। क्या, मलयालम। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो कावारत्ती। क्या, कावारत्ती। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एंड्रोथ। क्या, एंड्रोथ द्वीप है। मुंबई किस द्वीप पे बसा हुआ है,
तो मुंबई साल्सेट द्वीप पर बसा हुआ है। मैंने पहले बताया था, दूसरे वीडियो में मेरे ख्याल से मैंने बताया था कि मुंबई कौन से द्वीप पर बसा हुआ है, तो मुंबई साल्सेट द्वीप पर बसा हुआ है। ठीक है, कौन से? साल्सेट द्वीप पे। एलिफेंटा द्वीप कहां पर है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आपको बताना है एलिफेंटा द्वीप कहां पर है, आपको बताना है आलिया बेट द्वीप कहां है, ये भी मैंने बताया है आपको। मैंने बताया कि न्यूमोर द्वीप कहां है, न्यूमोर द्वीप के बारे में बताना है आपको। न्यूमोर द्वीप कहां है, न्यूमोर द्वीप कहां है, गंगा सागर द्वीप कहां है, और श्रीहरिकोटा द्वीप कहां है, और माजुली नदी द्वीप कहां है, उमानंदा नदी द्वीप कहां है, ये आपको बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में अवगत कराया है आप लोगों को। ठीक है, पंबन द्वीप कहां है, धनुषकोटी कहां है, और मन्नार की खाड़ी कहां पर है, ये मैंने बताया, पिछले वीडियो में बताया है। इसके बारे में आप लोग को जो भी जानकारी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, बता दिया, अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो अवगत हो जाएंगे, अच्छी तरीके से पारंगत हो जाएंगे। किसी भी क्षेत्र में आप जा रहे हैं तो जब तक उसमें अभ्यास नहीं करेंगे, अभ्यास सबसे बड़ी शक्ति होती है, अभ्यास सबसे बड़ी शक्ति होती है, और निरंतर प्रयास करने से ही कोई चीज हमेशा आती है, हमेशा के लिए याद हो जाती है, हमेशा के लिए पता चल जाता है। जब तक आप निरंतर नहीं लगे रहेंगे तब तक कठिन है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसलिए जो है कंटिन्यूटी बनाए रहिए और प्रयास डेली करिए। और हाँ, जो प्रतियोगी छात्र जो है यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो वो प्रैक्टिस सेट पे जरूर ध्यान दें। ठीक है, पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ें, लेकिन दिन भर में 1 से 2 सेट जरूर लगाएं। 160 प्रश्न पत्रों की श्रृंखला होती है, 160 क्वेश्चन की, तो उनको जरूर सॉल्व करें और अभ्यासरत रहें। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट जरूर लगाइएगा। ठीक है, स्पीड आपकी पता चल जाएगी क्या सीन है इस समय। ठीक है, स्पीड का क्या रेशियो है, कितने सही कर पा रहे हैं, कितने गलत कर पा रहे हैं, क्या हमारा रेशियो जा रहा है, तो जरूर। अब आता है जल संधि। क्या जल संधि के बारे में हम क्या जानते हैं? जल संधि किसे कहते हैं? दो बड़ी जल राशियों को जोड़ने वाली सक्रिय समुद्री जल राशि को क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। दो बड़ी जल राशियों को, ये बे ऑफ बंगाल, ये क्षेत्र क्या कहलाया? बंगाल की खाड़ी। दो बड़ी बहुत बड़ी जल राशि है ये, बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर, ये अरब सागर। तो दो बड़ी जल राशियों को जोड़ने वाली सक्रिय समुद्री जल राशि जो है ये क्या कहलाएगी? जल संधि। ये कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। क्या भारत भाई अरब सागर को, ये भी दो बड़ी जल संधियों को जोड़ने वाली सक्रिय समुद्री जल राशि, दो बड़ी जल राशियों को, मतलब अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने वाली सक्रिय समुद्री जल राशि जो है क्या कहेंगे? जल संधि। कौन सी जल संधि नीचे है? पाक जल संधि। पाक जल संधि कहां पर है? भारत और श्रीलंका के बीच में है ना, भारत एंड श्रीलंका के बीच में। ठीक है, पाक जल संधि। कौन सी? पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। इसे हम कहेंगे क्या? पाक जल संधि। दो बड़ी जल राशियों को मिलाने वाली सक्रिय समुद्री जल राशि क्या कहलाती है? पाक जल संधि। ठीक है, अब आपको बताना है कि पंबन द्वीप कहां पर है, पंबन द्वीप कहां पर है, और रामेश्वरम द्वीप कहां पर है, धनुषकोटी कहां पे, इसको बताना है आप लोगों को। ठीक है, और ये हो गया। और ठीक है, अब हम बताते हैं आपको भारत की चट्टानों के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। आशा करता हूं कि भारत की समुद्री सीमा के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा, और भारत की खाड़ी और भारत की चैनल और भारत की जलसंधियों के बारे में आप लोग थोड़ा सा अवगत हुए होंगे, समझे होंगे। अब अगला टॉपिक है, आप लोग थोड़ा सा नोट करिएगा। अगला टॉपिक कौन सा है? अगला टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक कौन सा है बताइए? अगला टॉपिक है भारत की भूगर्भिक चट्टानें। भारत की भूगर्भिक चट्टानें। ज्योग्राफी हमेशा के लिए याद हो जाएगी, जान लीजिए। आप लोग अगर पढ़ते रहेंगे ऐसे ही तो कभी भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, और कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो छूट रहा हो। ठीक है, सारे प्रश्न को साथ में लेकर चल रहा हूं। यहां लिखेंगे भारत, यहां लिखेंगे भारत की भूगर्भिक चट्टानें। भारत की भूगर्भिक चट्टानें, भारत की भूगर्भिक चट्टानें। तो कौन कौन सी चट्टानें पहले एक बार देख लेते हैं। पहले है आर्कियन क्रम की चट्टानें, पहले है आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरा है क्या? धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तीसरा क्या है? तीसरा है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कौन सी? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। तीसरा कौन सा है? चौथा कौन सा है? तो विंध्यन क्रम की चट्टानें। क्या? विंध्यन क्रम की
चट्टाने, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टाने। कौन सा, गोंडवाना क्रम की चट्टाने। छठा कौन सा है, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप या लावा चट्टाने या बेसाल्टी चट्टाने। कौन सी, बेसाल्टी चट्टाने। तो एक आर्कियन क्रम की चट्टाने, धारवाड़ क्रम की चट्टाने, कुड़प्पा क्रम की चट्टाने, विंध्यन क्रम की चट्टाने, गोंडवाना क्रम की चट्टाने और दक्कन क्रम की चट्टाने। प्रश्न में सीधा ऐसे प्रश्न पूछता है कि गोंडवाना क्रम की चट्टाने निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती हैं, ऐसे प्रश्न पूछेगा। ठीक है, या तो फिर पूछेगा कि क्रोमियम धातु किस राज्य में पाई जाती है, फिर किन क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है, किन क्रम की चट्टानों में टंगस्टन पाया जाता है, कौन से क्रम की चट्टानों में टंगस्टन पाया जाता है, क्रोमियम कहां पाया जाता है। ठीक है, सबसे पुरानी क्रम की चट्टाने कौन सी हैं, बेसाल्टी चट्टाने कौन सी हैं, लावा चट्टाने कौन सी हैं। तो प्रश्न ऐसे ही पूछता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब, अच्छा स्टार्टिंग में क्या थी, स्टार्टिंग जो पृथ्वी थी हमारी, स्टार्टिंग में जो पृथ्वी थी एक आग का गोला थी। क्या, आग का गोला थी। ये बहुत ही लंबे समय बाद ये बहुत ठंडी हुई। पृथ्वी आग के गोला होने के बाद जब बहुत लंबे समय बाद ठंडी हुई, तो सबसे पहले पृथ्वी पर कौन सी चट्टाने पाई गई, आर्कियन क्रम की चट्टाने। सबसे प्राचीन चट्टाने पूछी जाए तो आर्कियन क्रम की चट्टाने सबसे प्राचीन क्रम की, यहां लिख लीजिए सबसे प्राचीन चट्टाने कौन सी हैं, प्राचीनतम लिखे दे रहे हैं। सबसे प्राचीनतम चट्टाने कौन सी हैं, आर्कियन क्रम की चट्टाने। जिस समय पृथ्वी ठंडी हो रही थी उस समय कौन सी चट्टाने बनी, आर्कियन क्रम की चट्टाने। आर्क का मतलब ही होता है सबसे पुराना। ठीक है, एक जीव था आर्कियोप्टेरिक्स एरा था, है ना, तो बहुत पुराना, जो सबसे पुराना। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण जिस समय पृथ्वी ठंडी हो रही थी, आग का गोला थी, उस समय ठंडी जब हुई पृथ्वी, सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टाने बनी। प्रश्न केवल इतना पूछेगा कि आर्कियन सबसे पुरानी क्रम की चट्टाने कौन सी हैं, सबसे प्राचीनतम चट्टाने कौन सी हैं, तो आर्कियन क्रम की चट्टाने। सेकंड आता है धारवाड़ क्रम की चट्टाने। कौन सा, सेकंड है धारवाड़ क्रम की चट्टाने। धारवाड़ क्रम की चट्टाने ऐसे, ये धारवाड़ क्रम की चट्टाने ये है। ठीक है, ये धारवाड़ क्रम की चट्टाने, ये धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टाने, इनका नाम आप लोग लिखते रहिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, लिखते रहिएगा। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टाने, धारवाड़ क्रम की चट्टाने, इनका नामकरण कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़, कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़। इसी धारवाड़ जिले के नाम पे इन चट्टानों का नाम क्या पड़ा, धारवाड़। इन्हीं धारवाड़, इसी जिले के नाम पर, कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़, इसी धारवाड़ जिले के नाम पर इसका नामकरण क्या हुआ, धारवाड़ क्रम की चट्टाने। धारवाड़ क्रम की चट्टाने बहुत ही समृद्ध चट्टाने मानी जाती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टाने जो होती हैं बहुत ही समृद्ध चट्टाने मानी जाती हैं। समृद्ध क्यों, जैसे सोना हो गया, टंगस्टन हो गया, क्रोमियम हो गया ना, तांबा हो गया, कॉपर, जस्ता हो गया, जिंक, सोना हो गया, सोना ऊपर लिखी दिए है ना, तो तांबा, जस्ता, क्रोमियम, टंगस्टन, सोना, ये सब चीजें जो हैं कौन सी क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं, तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ऐसी धातु में पाई जाती हैं। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सोना, टंगस्टन, क्रोमियम, तांबा, जस्ता एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब चीजें जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे समृद्ध चट्टाने कही गई हैं धारवाड़ क्रम की चट्टाने। अच्छा, हम दो नाम और सुनते हैं कि सोना सर हट्टी की खान से पैदा होता है। सोना सर बन्नी, और सोने के लिए सर बन्नी और हट्टी का नाम बहुत फेमस है ना। कोलार का खान, जैसे पढ़ते नहीं, कोलार की खान, सोना के लिए कोलार की खान और हट्टी की खान, हट्टी की खान और कोलार की खान, इसलिए जो है बहुत फेमस है। ये दोनों चट्टाने, ये दोनों खाने जो हैं, कोलार की खान सोने के लिए बहुत फेमस है। कोलार और हट्टी की खान जो है सोने के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, गोल्ड के लिए। तो ये भी चट्टाने, ये भी खान जो है इन्हीं धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत ही आती है। कोलार की खान और हट्टी की खान जहां से सोना प्राप्त होता है, ऐसी चट्टाने भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत ही आती हैं। कोलार की खान जहां से सोना और हट्टी की खान जहां से भी सोना, ये दोनों चट्टाने धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है।
धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत ही आते हैं कौन? कोलार की खान और हट्टी की खान, जहां से सोना प्राप्त होता है। ये सबसे समृद्ध चट्टाने होती हैं, जहां सोना, टंगस्टन, क्रोमियम, तांबा, जस्ता, निकेल यही सब प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये समृद्ध चट्टाने कही गई हैं। अच्छा, इनका विस्तार कौन कौन से जिले में है? तो कर्नाटक के कौन से क्षेत्र में इनका विस्तार है बताइए? तो कर्नाटक के धारवाड़ जिले में, ठीक है, शिमोगा जिला, बेल्लारी क्षेत्र में और कोलार क्षेत्र में इनका क्या हुआ? इन चट्टानों का होना पाया जाता है। इन जिलों में शिमोगा, बेल्लारी, कोलार और धारवाड़ क्षेत्र में इन चट्टानों की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है और ऐसी धातुएं इन्हीं क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। ठीक है, शिमोगा, तो ये हो गया हमारा कर्नाटक, है ना। कर्नाटक में ये समृद्धशाली चट्टाने होती हैं, इनका नाम धारवाड़ क्षेत्र के आधार पर इनका नाम पड़ा। शिमोगा, बेल्लारी, कोलार, धारवाड़ क्षेत्र इन्हीं राज्यों में है, ये धातुएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये हो गया धारवाड़ क्रम की चट्टाने हो गई ना। अब हम बताएंगे कुड़प्पा क्रम की चट्टाने क्या होती हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टाने क्या होती हैं सर, बताइए? तो कुड़प्पा क्रम की, इसे इरेज किए दे रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा नोट कर लीजिए अगर नोट कर पा रहे हैं तो, फिर नहीं तो आगे इरेज करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, दक्कन ट्रैप, हाँ ये है, इसे इरेज किए दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, ये हो गया धारवाड़ क्रम की चट्टाने। क्या धारवाड़ क्रम की चट्टाने हो गई। तीसरा आता है विंध्यन क्रम की, तीसरा था कुड़प्पा क्रम की चट्टाने। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टाने कहाँ पाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश में। कहा? आंध्र प्रदेश में जिला है, आंध्र प्रदेश में एक जिला है जिसे हम कहते हैं क्या? कुड़प्पा जिला। आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर इन क्रम की चट्टानों का नामकरण किया गया है, कुड़प्पा जिले के नाम पर। कुड़प्पा जिला कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो ये क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, कुड़प्पा जिले के नाम पर इसका नामकरण हुआ है, और ये चट्टानें अरावली क्षेत्र में भी पाई जाती है। ये चट्टानें जो हैं ये चट्टानें अरावली क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। चट्टानें अरावली क्षेत्र में भी चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें अरावली क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। अच्छा, आप लोग बताएंगे कि अरावली किस प्रकार का पर्वत है? तो अरावली बताना ही क्या, जैसे अरावली जो है अपशिष्ट पर्वत है। अरावली अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली। और पहले कभी ये वलित पर्वत में हुआ करता था, और अब धूल हो गई, बारिश, बरसात, धूप, इनसे ये क्षरित होकर के ये क्षरण हो रहा है, इसलिए इनको अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। हिमालय भी कैसा है? हिमालय नवीन वलित पर्वत। एक समय था ये भी वलित पर्वत था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, ये अवशिष्ट क्षरण की ओर आ रहा है ना, ये इसका क्षरण हो चुका है। ठीक है, अच्छा, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अरावली पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है? माउंट आबू अगर कोई मंदिर है तो कहां पर है ये बताइएगा आप लोग। ठीक है, माउंट आबू क्षेत्र कहां पर है ये बताइएगा। दिलवाड़ा मंदिर कहां पर है? दिलवाड़ा मंदिर कहां पर है और कौन से धर्म के लिए है, ये आप लोग जरूर बताइएगा। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार कहां से कहां तक है? तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार आंध्र प्रदेश में भी है और अरावली क्षेत्र में भी इसका विस्तार है कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का। तीसरा आता है विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें, ये विंध्य पर्वत मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये विंध्य पर्वत है। क्या ये विंध्य पर्वत है। ठीक है, ये विंध्य पर्वत मान लेते हैं, ये विंध्य पर्वत है। ठीक है, तो ये विंध्य पर्वत है। तो विंध्य पर्वत के नीचे, विंध्य पर्वत के आसपास का जो क्षेत्र है, या फिर विंध्य पर्वत के जो नीचे क्षेत्र है, यहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। कहां पर? विंध्य पर्वत के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ।
ये बहुत ही ये चट्टानें जो होती हैं ये भवन निर्माण सामग्री के लिए वेरी यूजफुल है। ठीक है, ये चट्टानें भवन निर्माण के लिए बहुत ही यूजफुल हैं, जैसे कि चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, और जो है चूना पत्थर हो गया और संगमरमर हो गया, सिलिका हो गया, एल्यूमिना हो गया, बालू पत्थर हो गया। तो नोट करते रहेगा, बालू पत्थर, चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना, संगमरमर, ठीक है, क्वार्टजाइट, है ना। जैसे हम नोट कर लीजिए, जैसे इधर ही, जैसे संगमरमर है, पहले नोट करिए संगमरमर, दूसरा चूना पत्थर, तीसरा बालू पत्थर, चौथा क्वार्टजाइट, चौथा एल्यूमिना। तो ये जो भवन निर्माण सामग्री के लिए जो चीजें बहुत उपयोगी होती हैं, जो पत्थर बहुत ही जरूरी होते हैं, भवन निर्माण मतलब घर बनाने के लिए जो पत्थर बहुत ही जरूरी होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्षेत्र जो है विंध्यन क्रम की चट्टानों से भवन निर्माण सामग्री हमें प्राप्त होती है। भवन निर्माण सामग्री अधिकांशतः विंध्यन क्रम की चट्टानों से प्राप्त होती है। ठीक है, अच्छा, और हम लोग सुनते हैं कि पन्ना की खान और पन्ना की खान, सुनते हैं नाम, पन्ना की खान और गोलकुंडा की खान, पन्ना की खान और गोलकुंडा की खान, इसका नाम सुनते नहीं सुनते हैं? तो पन्ना की खान और गोलकुंडा की खान, इसका संबंध भी किससे है? एमपी में, ये एमपी में है पन्ना की खान, और ये आंध्र प्रदेश में है ना, ये आंध्र प्रदेश में है और ये एमपी में है। तो पन्ना की खान एमपी में है और गोलकुंडा की खान आंध्र प्रदेश में है। दोनों हीरे के लिए फेमस है। तो जो हीरे के लिए फेमस है, तो इस खान का संबंध भी किससे है? विंध्यन क्रम की चट्टानों से ही है। पन्ना की खान और विंध्यन क्रम की चट्टानों का संबंध, पन्ना की खान और गोलकुंडा की खान का संबंध किससे है? तो विंध्यन क्रम की चट्टानों से इसका संबंध है। किससे? विंध्यन क्रम की चट्टानों से। पन्ना की खान एमपी और गोलकुंडा की खान आंध्र प्रदेश, दोनों का संबंध किससे है? तो विंध्यन क्रम की चट्टानों से इसका संबंध है। ठीक है, वेरी गुड। अब हमें देखना है, समझ आया ना? ठीक है, और हमें देखना है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। क्या? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इसे इरेज किए दे रहा है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग नोट करते रहिएगा। अब हम पढ़ते हैं क्या, जितना बता रहे हैं उतना केवल आप लोग पढ़ते रहेंगे तो फिर एनफ है, जान लीजिए। ठीक है, ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं आंकनी चाहिए, लेकिन ठीक है, जितना पढ़ा रहा हूं उतना अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो फिर अगर 100% आता है तो आप लोग 70% आंसर दे करके आएंगे। ठीक है, अगर 100% प्रश्न आते तो आप लोग 70-80% आप लोग इसी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और अगर हाल ही में कोई परीक्षा हो तो जो जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ करके जाइएगा, फिर रिजल्ट मुझे बताइएगा। ठीक है, अच्छा, केवल ज्योग्राफी की बात बता रहा हूं। ठीक है, अब तीसरा है, अभी हमने पढ़ा क्या, अब पढ़ते हैं ये विंध्यन क्रम की चट्टानें लिखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा, ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, ये कोड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं, ये कोड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं आंध्र प्रदेश में, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। कौन सी? गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में हम देखते हैं कि अच्छा, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो हैं ये नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। ऐसी चट्टानें हमेशा जो धातुओं में प्राप्त होती हैं, ये नदी घाटी क्षेत्र से प्राप्त होती हैं। जैसे जैसे हम बता रहे हैं, जैसे गंगा है, गंगा यहां से निकली और यहाँ 2 शाखाओं में बढ़ जाती ना, यहाँ जो है वेस्ट बंगाल में हुगली की शाखा, हुगली इसकी शाखा हो जाती है ना। तो गंगा नदी बांग्लादेश में जाने से पूर्व अपनी शाखा छोड़ जाती है वेस्ट बंगाल में, जिसे हुगली कहा जाता है। हुगली नदी के किनारे एक शहर बसा हो जिसे कोलकाता कहते हैं। हुगली के मुहाने पर कौन कौन से द्वीप हैं, जरूर बताइएगा। तो ये नदी एक शाखा छूट जाती है कहाँ? हुगली वाली, और यही झारखंड से नदी बहती हुई जाती है यहाँ। हुगली मिल जाती है, मिलने के बाद अपना मुहाना बना लेती है बाद में। तो झारखंड से जो नदी बह करके जाती है उसे हम कहते हैं दामोदर नदी। कौन सी? तो दामोदर नदी। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में गोंडवाना क्रम की चट्टानें दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में
दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में जो यहाँ का क्षेत्र है, जी झारखंड, ये वेस्ट बंगाल, तो ये जो है क्षेत्र दामोदर नदी घाटी क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद यही उड़ीसा में एक नदी बहती है, उड़ीसा में तो एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है? एक तो ब्राह्मणी नदी हो गई, हाँ, दूसरी नदी है महानदी। कौन सी? महानदी बहते हुए इसमें जाती है, अपना मुहाना बनाती है। तो जो महानदी का क्षेत्र है इसे महानदी घाटी क्षेत्र कहते हैं। क्या? महानदी घाटी क्षेत्र, ये महानदी घाटी क्षेत्र है। और ये तीसरा क्या है? तीसरा गोदावरी नदी है, आंध्र प्रदेश में बहती है, ये बहते हुए जाती है, अपना मुहाना बनाती। कहां पर? ये पूरी तट पर अपना मुहाना बनाती है, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र कहते हैं। कौन सा? यही एक नदी बहती है, गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी अपना मुहाना पूर्वी घाट पर बनाती है, ये गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र है। ठीक है, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें नदी घाटी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें नदी घाटी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और झारखंड से एक नदी निकलती है, दामोदर नदी, हुगली में जाकर के, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में जाकर के हुगली से मिल जाती है, उसके बाद अपना मुहाना बनाती है, जाकर के समंदर में गिरती है। तो ये इस क्षेत्र में, इस दामोदर वाली नदी क्षेत्र में, नदी घाटी क्षेत्र में कुछ धातुएं पाई जाती हैं। कुछ धातुएं महानदी घाटी क्षेत्र में जो उड़ीसा में है, कुछ धातुएं गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती हैं, कुछ चट्टानें। ठीक है, तो यही कहते हैं, यही चीजें जो है जो नदी घाटी क्षेत्र में ही हमेशा गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। भारत का 98% जो कोयला है, भारत का जो 98% कोयला क्षेत्र है वह गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त होता है। अर्थात दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, महानदी घाटी क्षेत्र, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्रों से ही प्राप्त होता है। क्या? भारत का 98% जो कोयला है यही गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, 98% कोयला। अच्छा, भारत में किस कोटि का कोयला प्राप्त होता है? तो द्वितीय कोटि का, सेकंड कोटि का, सेकंड क्वालिटी का भारत में कोयला प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं बिटुमिनस। क्या? बिटुमिनस टाइप का कोयला। पहला कौन, फर्स्ट रैंक किसकी, कौन सा कोयला होता है? पहला स्थान पर कौन सा कोयला होता है? एंथ्रासाइट। क्या? एंथ्रासाइट। पहला कोयला, प्रथम कोटि का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, यही होता है शायद। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। चतुर्थ कोटि का कोयला होता है पीट। सेकंड कोटि का कोयला बिटुमिनस। तो भारत में 98% कोयला क्षेत्र जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हमें प्राप्त होता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें नदी घाटी क्षेत्रों में पाई जाती हैं और 98% कोयला यहीं से प्राप्त होता है। हाँ, भारत में जो एंथ्रासाइट कोयला कहां पर प्राप्त किया जाता है बताइए? भारत में एंथ्रासाइट कोयला कहां पर पाया जाता है? एंथ्रासाइट मतलब प्रथम क्वालिटी का कोयला, फर्स्ट क्वालिटी का कोयला भारत के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो बताइए, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और ठीक है, ये हो गया, एंथ्रासाइट कोयला कहां पाया जाता है आप लोग को बताना है। ठीक, अब प्रश्न पूछता है कि झरिया कोयला क्षेत्र या तलचर कोयला क्षेत्र, थोड़ी देर के लिए, तलचर कोयला क्षेत्र कहां पाया जाता है बताइए? तो तलचर कोयला क्षेत्र कहां, अगर पढ़े होंगे तभी बता पाएंगे। तलचर कोयला क्षेत्र कहां पर है? उड़ीसा में। कहां? ये महानदी घाटी क्षेत्र में, महानदी घाटी क्षेत्र में तलचर कोयला क्षेत्र है। यहां लिख देते हैं, तलचर कोयला क्षेत्र कहां पर? महानदी घाटी क्षेत्र में, उड़ीसा। तलचर कोयला क्षेत्र उड़ीसा में। और फिर सिंगरैनी कोयला क्षेत्र, कौन सा? सिंगरैनी कोयला क्षेत्र, बताइए कहां? सिंगरैनी कोयला क्षेत्र जो है, एक और है झरिया कोयला क्षेत्र, झरिया कोयला क्षेत्र। तो झरिया तो पता ही होगा, झारखंड संबंधित है झरिया। तो झरिया कोयला क्षेत्र दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में, यहां नोट कर लीजिए, झारखंड में झरिया कोयला क्षेत्र कहां पर है? तो झारखंड में दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के आसपास, यहां झरिया कोयला क्षेत्र, झरिया कोयला क्षेत्र कहां पर? झारखंड में। जेके हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है, JKHND लिखे दे रहे हैं। झारखंड में झरिया कोयला क्षेत्र, कौन सी नदी घाटी क्षेत्र में? दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में। किसके अंतर्गत? गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अंतर्गत। सिंगरैनी कोयला क्षेत्र कहां पर है? तो गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में। कहां? यहाँ सिंगरैनी लिखे दे रहे हैं। सिंगरैनी कोयला क्षेत्र कहां पर है?
तो गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के पास, कहां, आंध्र प्रदेश के पास सिंगरैनी कोयला क्षेत्र। सिंगरैनी कोयला क्षेत्र कहां पर है, तो गोदावरी नदी घाटी में, कहां, आंध्र प्रदेश में, कहां, आंध्र प्रदेश में। और झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड। तलचर कोयला क्षेत्र कहां पर है, उड़ीसा। तलचर कोयला क्षेत्र महानदी घाटी क्षेत्र में उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है। तलचर कोयला क्षेत्र महानदी घाटी क्षेत्र में उड़ीसा में पाया जाता है। और गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र सिंगरैनी, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में सिंगरैनी कोयला, ठीक है। सिंगरैनी कोयला क्षेत्र जो है गोदावरी नदी घाटी में पाया जाता है। और पढ़ लीजिएगा, याद जरूर कर लीजिए, तलचर, सिंगरैनी और झरिया, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। फिर अब हम आते हैं दक्कन ट्रैप की ओर। क्या, दक्कन ट्रैप की ओर आते हैं। दक्कन क्रम की चट्टान, दक्कन ट्रैप क्या है, लावा चट्टान या बेसाल्टी चट्टाने किसे कहते हैं, इसे थोड़ा सा बता देते हैं, फिर आगे देखते हैं। नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा जल्दी, ठीक है। पहले समझ लीजिए, बाद में वीडियो स्लो करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और 40 से 45 क्लास में भारत का भूगोल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 40 से 45 क्लासेस में भारत का भूगोल समाप्त करने की कोशिश करूंगा, चाहे मुझे 1.5 2 घंटे लगे, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, अगर अच्छा लग रहा है तो, है ना। और बाकी समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर कुछ गलत भी हो जाया करे तो कमेंट में जरूर लिख दिया करिए, मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूं, बच्चों के जो भी बाद में आते हैं। तो हम लिखते हैं इसमें क्या, लास्ट है दक्कन ट्रैप। कौन सा, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप लावा चट्टान या बेसाल्टी चट्टान, बेसाल्टी चट्टान, ठीक है। तो ये दक्कन क्रम की चट्टाने लावा चट्टाने कही जाती हैं और बेसाल्टी चट्टाने भी कही जाती हैं। क्यों, एक समय था कि जब भारत जो है, एक समय था कि जब भारत जो है, भारत का जो हिस्सा है, जो भारत है, भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा, पहले भारत ये ऊपर वाला भारत नहीं था ऐसे, पहले भारत केवल इतना था, मतलब ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, इतना भारत पहले था, पहले भारत इतना था, ठीक है। ये हिस्सा बाद में बना हुआ, ये हिमालय बाद में बना हुआ है, ये जम्मू कश्मीर बाद में बना हुआ है, ठीक है। ये क्षेत्र बाद में बना हुआ है, पहले नहीं था, पहले केवल प्रायद्वीपीय भारत था। तो प्रायद्वीपीय, अच्छा, पहले पृथ्वी कैसी थी, पहले पृथ्वी एकदम गोल थी, बीच में विखंडन हुआ, ये पृथ्वी पूरी, सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, सभी महाद्वीप जो आज हम देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका देखते हैं, एशिया देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, साउथ अफ्रीका देखते हैं, अफ्रीका देखते हैं, सॉरी। तो ये सब आपस में जुड़े हुए थे, ये सब आपस में जुड़े हुए थे, जुड़े हुए थे, तो इनका नामकरण क्या था, पैंजिया कहलाते थे। तब ये जुड़े हुए थे संपूर्ण एक साथ में, पैंजिया कहलाते थे। बाहर जो है चारों ओर समुद्री जलराशि ही जलराशि थी, बाहर सब क्या थी, जलराशि ही जलराशि थी। इसे हम कहते थे पैंथालासा। क्या, इसे हम बोलते थे पैंथालासा। क्या, पैंथालासा, पैंथालासा सागर। और ये पैंजिया भूखंड था जो आपस में सभी जुड़े हुए थे। बाद में विखंडन हुआ, बाद में क्या हुआ कि दबाव जैसे जैसे पृथ्वी से नीचे से मुक्त हुआ तो ये 2 भागों में टूट गया, ये 2 भागों में टूट गया, और फिर एक क्षेत्र ऊपर हो गया और एक क्षेत्र नीचे, ठीक है। और समुद्र का पानी, ये पानी चारों तरफ था, इसमें बीच में घुस गया, ठीक है। अब ये क्षेत्र ऊपर की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर हो गया, ठीक है। तो ये जो भाग था ये टूट के 3 भागों में विभाजित हुआ, ये एक, ये और ये एक ये, ठीक है। ये नॉर्थ, साउथ अमेरिका कहलाया, ये अफ्रीका कहलाया, और ये ऑस्ट्रेलिया कहलाया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कहलाया। तो ये जो भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है, जो भारत प्रायद्वीपीय भारत ही, पहले इससे टच था कहीं, ठीक है, ऐसे इसमें टच था, अफ्रीका से सटा हुआ था। ये क्षेत्र जो था, जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये पहले किससे सटा हुआ था, तो अफ्रीका से सटा हुआ था। किससे, अफ्रीका से सटा हुआ था। अच्छा, तो अफ्रीका से जब धीरे धीरे टूटा ये, भाई एकदम से कोई चीज टूट तो जाती नहीं है भाई, जो घटनाएं होती हैं धरातल पर, धीरे 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 करके होती हैं, ठीक है, अचानक से कोई घटना नहीं होती। तो धीरे धीरे जो है नीचे दरार उत्पन्न हुआ, धीरे धीरे अफ्रीका जो था, अफ्रीका महाद्वीप, उसके भीतर धीरे धीरे प्रायद्वीपीय क्षेत्र में यहाँ जो लगा हुआ था, इसमें दरार उत्पन्न हुआ, दरार उत्पन्न हुआ, दरार नीचे दबाव मुक्त हुआ तो नीचे जो लावा है, जो नीचे गर्म चट्टाने थी, जो नीचे गर्म लावा था, फ्लो होकर के ऊपर आ गया, ठीक है। अभी भी प्रवाह इसका जो है, प्रायद्वीपीय भारत का प्रवाह उत्तर की ओर ही है, उत्तर पूर्व की ओर,
अभी भी भारत ऐसे जो है प्रवाहित हो रहा है उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र था, जब नीचे से भाई दबाव जब मुक्त हुआ, जैसे दबाव कम हुआ तो नीचे से जो लावा है वो उभर करके ऊपर आ गया धड़ाम से। तो ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में खूब लावा का प्रसार हुआ, इन क्षेत्रों में खूब लावा का प्रसार हुआ, ठीक है। आसपास के क्षेत्रों में ये क्षेत्र है, ये इनमें बहुत प्रसार हुआ, कुछ क्षेत्र इसका और कुछ क्षेत्र इसमें अफ्रीका वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो इसमें लावा का प्रसार हुआ, और लावा की लंबे समय के ठंडा होने के बाद, लावा की जमाव जब गर्म लावा बिछा, उसके लंबे समय बाद लावा जब ठंडा हुआ, लंबे समय बाद जब लावा ठंडा हुआ, लंबे समय बाद जब लावा ठंडा हुआ, तो यह लावा चट्टान के रूप में उभर करके सामने आया, ठीक है। लावा चट्टान के रूप में उभर के सामने आया, जिसे हम बेसाल्ट चट्टान कहते हैं, दक्कन ट्रैप भी कहते हैं, बेसाल्टी चट्टान भी कहते हैं, दक्कन ट्रैप भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बेसाल्टी चट्टान भी कहते हैं और दक्कन ट्रैप भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम तो ये तरीका है, ये जब ये अफ्रीका से टूटा, टूटने के बाद भारत जो है ये उत्तर पूर्व की ओर इधर प्रवाहित हो, इस तरफ प्रवाहित हो ना, उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। आज भारत यहाँ अफ्रीका से देखेंगे तो आज भारत इस जगह पे है, ठीक, इस क्षेत्र पे है। तो ये टूटते हुए इधर इधर की ओर प्रवाहित हुआ, ठीक है। तो ये जो लावा बिखरा हुआ था, इस पे जो लावा नीचे उभर करके उठा था, उठ करके जो भूभाग पे पड़ा, उसके बाद ये ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद इस चट्टान का निर्माण हुआ, उसे कहा गया दक्कन की, उसे कहा गया क्या, दक्कन ट्रैप, या बेसाल्टी चट्टान या लावा चट्टान है। लावा चट्टानों का विस्तार महाराष्ट्र में 75%, कितना, महाराष्ट्र में एमएच लिखे दे रहे हैं, महाराष्ट्र में 75-80%, बाकी शेष भाग एमपी और गुजरात में, कहा, गुजरात में, एमपी और गुजरात में, बाकी शेष भाग महाराष्ट्र में, 75 से 80% भाग महाराष्ट्र में, बाकी 25 से 30% इसमें, किसमें, मध्य प्रदेश में और गुजरात में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग गौर से देखिएगा और पढ़ लीजिएगा खुद से भी एक बार। और काली मिट्टी वाले भी क्षेत्र है महाराष्ट्र गुजरात वगैरह, ठीक है, काली मिट्टी वाले भी क्षेत्र, वो तो हम मिट्टी वाले चैप्टर में ही बताएंगे। और ठीक है, इतना आप लोग देखिएगा, और बाकी जो भी समस्या हो आप लोग को तो कमेंट बॉक्स में जरूर अंकित कर दीजिएगा, ठीक है। और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, तब तक जो है वीडियो आप लोग देखें, इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया।